कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, दोपहर को भी आपको तकलीफ़ हुई, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। और अभी फ्लाइट जैसे उतरा मैं सीधा यहीं आया। आज हमारे माननीय चुनाव आयोग की 75वीं वर्षगांठ, 75th बर्थडे ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हम उनको पहले तो बधाई देते हैं कि आप 75 के हो गए। और जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि जब भी हम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार से कोई सवाल पूछते हैं तो वो एक बड़ी वाहियात सी शेरो शायरी करते हैं, जवाब नहीं देते, अजीब सी शेरो शायरी करते हैं। तो सोच रहे हैं कि उनका जन्मदिन है, हम भी एक शेर उनको नज़र कर दें। जो कमाया है सालों में आपने, उसे गंवाने में पल नहीं लगता। जो कमाया है सालों में आपने, उसे गंवाने में वक्त नहीं, समय नहीं लगता। जो उड़ते हैं गुरूर के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजर जाने में वक्त नहीं लगता। ये एक तरह से एक हम ताकीद कर रहे हैं चुनाव आयोग को कि विभागों को, संस्थाओं को ज्यों-ज्यों उम्र उनकी बढ़ती है वो और मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं और ताकत आती है, अपने अनुभवों से वो सीखते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की ये हालत है कि 75वीं वर्षगांठ पर चुनाव आयोग हांफता हुआ दिखता है, कांपता हुआ दिखता है। जब भी उनसे हम मशीनरी पे सवाल पूछते हैं, मैं मशीन ईवीएम की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, पूरी मशीनरी की बात कर रहा हूँ, वोटर्स लिस्ट की बात कर रहा हूँ, तब जवाब देने की जगह पे वो बौखला जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, उल्टी सीधी शेरो शायरी करते हैं, हम पर ताने कसते हैं। अरे भाई, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी हो कि आप हम पर अटैक कर रहे हो। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जनता के बिहाफ पे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। ये भी छुई मुई बन के बैठे हैं, प्रधानमंत्री भी छुई मुई बन के बैठे हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र है जहां संस्थाएं छुई मुई बन जाती हैं कि साहब टच मी नॉट, मुझे आप सवाल नहीं पूछ सकते। अगर हम सवाल ही नहीं पूछ सकते तो हम विपक्ष में बैठकर क्या कर रहे हैं, आप प्रेस में बैठकर क्या कर रहे हैं? आप क्या भाई, आपका भी धर्म है सवाल पूछना, हमारा भी फर्ज है सवाल पूछना, और उनका फर्ज है जवाब देना, लेकिन जवाब नहीं देते। तो 75वीं वर्षगांठ जो चुनाव आयोग की आ गई है आज, उसमें सवाल बहुत गंभीर उठ रहे हैं। खास तौर पे वो सवाल महाराष्ट्र के चुनाव से निकल कर आए। जो लोकसभा चुनाव में आपने देखा महाआघाड़ी को कितने वोट मिले, कितनी सीट्स मिली, वो सब आपके सामने है। और 48 में से 30 सीटें महाआघाड़ी को जिताई। वोट शेयर भी हमारा महायुति से ज्यादा रहा। लेकिन 6 महीने में लोकसभा और विधानसभा के बीच 5-5.5 महीने का फर्क था। ये 5.5 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि महायुति का वोट शेयर 14% बढ़ गया? ये सवाल जायज इसलिए है कि जब आप वोटर्स लिस्ट देखते हैं तो उसमें आपको और हैरान कर देने वाले आंकड़े दिखाई देते हैं कि 6 महीने के अंदर 72 लाख एक्स्ट्रा वोट हुए। अब ये जो एक्स्ट्रा 2AB है प्रधानमंत्री की भाषा में, तो ये कहां से आया? ये सवाल हमने पूछा तो शेरो शायरी का से जवाब आया। हम ये जानना चाहते हैं कि 2019 से 24 के बीच में 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख नए वोटर जुड़े। 5 साल में 32 लाख, और 5 महीने में 48 लाख और आ गए। विधानसभा और लोकसभा के बीच में 5 महीने का फर्क था। 48 लाख वोट, नए वोट 5 महीने में कैसे शामिल हो गए? ये वोट कहां से आए? हम ये आंकड़ा मांग रहे हैं आपसे, और ये आंकड़ा मांगना हमारा हक है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। हम ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में जो अडल्ट पॉपुलेशन है, वयस्क पॉपुलेशन है, वो 9,54,00,000 है। 9,54,00,000 adult population in Maharashtra as per the data released by Family and Health Department of Ministry of Government of India। लेकिन जो चुनाव आयोग की लिस्ट है उसमें 9,70,00,000 है। ये कैसे हो सकता है साहब? ये आंकड़ों में इतना अंतर कैसे? यह हम जानना चाहते हैं।
लोकतंत्र के आप सब प्रहरी हैं, हम भी लोकतंत्र के हिस्सेदार हैं, और एक एक वोटर इस देश का लोकतंत्र का हिस्सेदार है, स्टेक होल्डर है। अगर वोटर जानना चाहता है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है या नहीं है, इज देयर एनी ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, इट इज अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी वोटर टू नो दिस। हर वोटर का, हर मतदाता का यह अधिकार है जानना, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। 75वीं वर्षगांठ पे इसलिए मैं महाराष्ट्र के, आप प्रबुद्ध लोग हैं, आपके सामने आए हैं हम लोग। हमारे कुछ साथी आज मुंबई में भी प्रेस वार्ता किए, नाना भाऊ नहीं आ पाए यहां। अब यह जानना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में महायुति का वोट 72 लाख बढ़ जाता है। महायुति को इस विधानसभा में लोकसभा चुनाव की तुलना में 72 लाख वोट अधिक मिलते हैं। समझ में नहीं आता, क्या ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लोग मोदी जी को तो नहीं पसंद कर रहे थे, इसलिए 48 में से 30 सीटें उन्होंने विपक्ष को दे दी, और वही महाराष्ट्र के लोग जब मोदी जी नहीं है चुनाव में, वो तो नहीं मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तब उनकी पार्टी को इतने ज्यादा वोट दे देते हैं। कैसे संभव है? या तो मोदी जी मान लें कि अब उनकी जो पॉपुलैरिटी है नीचे जा रही है, कम से कम महाराष्ट्र में तो नीचे जा रही है, राजस्थान में नीचे जा रही है, यही इसका निष्कर्ष निकलता है। दिस इज द ओनली लॉजिकल कंक्लूजन इफ द इलेक्शंस एंड द इलेक्शन प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट, तब तो ये बात निकलती है। अब आपको एक और बात बताएं कि महाआघाड़ी का जो वोट है, 24 लाख वोट हमारे विधानसभा से लोकसभा की जब तुलना करते हैं तो कम मिलते हैं। वो पूरे 24 लाख महायुति में चले गए, चलिए मान लेते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर के 48 लाख हैं, ये कहां से आए जो महायुति को मिले? हम लिस्ट मांग रहे हैं आपसे, हम वोटर्स लिस्ट मांग रहे हैं आपसे, पूरे डिटेल्स, हर गांव से हर सवाल उठते हैं। यहां मॉक पोलिंग की कोशिश की गई तो उसमें चुनाव आयोग रूठ गया साहब कि मॉक पोलिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो हम चाहते हैं कि आप हमें हर बूथ और हर विधानसभा का आंकड़ा पारदर्शी तरीके से इस पत्रकारों के सामने रखें, देश के वोटर्स के सामने रखें, प्रदेश के वोटर्स के सामने रखें। क्या इसमें गलत है? ये तो वैसे ही सार्वजनिक होना चाहिए। कोई ऐसी बात तो हमने नहीं मांग ली साहब जिसमें कोई सीक्रेट हो, ऑफिशियल सीक्रेट हो, ये तो नहीं मांग रहे हम आपसे। जब तक चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब नहीं देता, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता मोदी जी के भाषणों से भी अब कम हो गई। दोनों की विश्वसनीयता खत्म है, लेकिन चुनाव आयोग और मोदी जी में आपस में अब कंपटीशन है कि किसकी विश्वसनीयता कितनी ज्यादा गिरेगी, और दोनों की विश्वसनीयता गिरती चली जा रही है। लोकतंत्र की विश्वसनीयता गिरती चली जा रही है। किसी एक वोटर के भी दिमाग में अगर शक है प्रक्रिया को लेकर, तो उस शक को दूर करने का जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो चुनाव आयोग की है, वो सरकार की है। द ओनस लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब गेंद और बल्ला दोनों चुनाव आयोग के हाथ में है, उनके पाले में है। हम जन्मदिन तो उनका मना रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग जिंदा भी है इस देश में? हम ये जानना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनका जन्मदिन जो है मरणोपरांत मना रहे हैं? जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जो आंकड़े हमने मांगे हैं वो आंकड़े सबके सामने रखिए, फिर हम मानेंगे कि हां आप जिंदा हैं, फिर हम आप कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके सवाल। सर, दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव के बारे में बताएंगे क्या? पहले यहां की बात करते हैं, उस पर भी जरूर आएंगे। ये इसलिए इतना गंभीर है कि हम दिल्ली चुनाव छोड़कर मैं आया हूं, इसमें आपके दरवाजे पे मैं आया हूं दस्तक देने, क्योंकि ये लोकतंत्र का भविष्य किस तरह से खतरे में आ चुका है, और वो महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में आया है। सबूत हमने आपके सामने रखे कि 5 महीने में 48 लाख नए वोट कैसे आए, जो कि 5 साल में 32 लाख आए थे, 5 महीने में 48 लाख कैसे आए? ये सवाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा सवाल है जिसका बिना जवाब के हमको संतुष्टि होनी चाहिए। इसके पहले जैसे अभी इलेक्शन का रिजल्ट के 2 महीने हो गए महाराष्ट्र में, तो
सपोर्ट है इस पर, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं तो पब्लिक ने भी कहना चाहिए, पब्लिक सपोर्ट करने की, अपने पब्लिक सपोर्ट हाथ में लेने की, या उनको यही जरिया है। नहीं तो वो अपने बहुत लेट शुरू किया ऐसा नहीं लगता? नहीं, पूरी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, आंकड़े देखने ज़रूरी हैं, सबसे चर्चा करनी ज़रूरी है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से तो निकलना अच्छा नहीं रहता। हमारे बेलगांव में जो CWC हुई थी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी इस पे विस्तृत चर्चा हुई, इसमें प्रेजेंटेशन हुई, राहुल जी ने इसमें बड़ी रुचि ली, खड़गे साहब ने बड़ी रुचि ली, और फिर ये तय हुआ कि महाराष्ट्र में इस मुहिम को छेड़ा जाए। आज हमारे पूरे राज्य में मुहिम छेड़ी भी जा रही है, प्रेस के जरिए भी हम आपके सामने आ रहे हैं, और हम उसमें जो भी कदम उठाने होंगे कानूनी रूप से वो उठाने जा रहे हैं। तो उसमें तो आपने पिटीशन दाखिल की है मेरे हिसाब से? जी, वही कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। किया है। और जो आपने कहा कि लोगों का जनमानस, यहाँ भी कुछ गांवों में आंदोलन भी हुए, लेकिन देखिए ये आंदोलन तो तब होंगे जब आंकड़े हम सामने रखेंगे, तथ्य हम सामने रखेंगे। हम तो तथ्य सामने रख रहे हैं, हम अपने सवाल सामने रख रहे हैं, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, उधर से कोई आंकड़े नहीं आ रहे। तो जब हम तुलना करेंगे कि साहब ये वोटर्स लिस्ट है और ये हमारे सवाल हैं, तो अपने आप लोगों को भी समझ में आएगा कि वाकई कुछ गड़बड़ हुई है। आप शुरुआत में, जैसे शुरुआती दौर में जैसे कांग्रेस ने एलिगेशंस किए, उसमें उन्होंने EVM का उल्लेख किया था, तो अभी भी आपको लगता है कि ये पूरी मशीनरी की बात है साहब, सिर्फ मशीन की बात नहीं है, पूरी प्रक्रिया की बात है, वोटर्स लिस्ट की बात है। वोटर्स लिस्ट में किस तरह से एक आदमी 250-300 नए वोट जुड़वा रहा है, कैसे जुड़वा रहा है, कौन है वो लोग, क्या महाराष्ट्र के हैं, क्या बाहर के हैं, क्या उधर के रहने वाले हैं भी सही या नहीं है, कौन है ये लोग। दिल्ली में भी ये सवाल उठ रहे हैं, लगातार हम भी उठा रहे हैं और दल भी उठा रहे हैं। मेरे 2-3 गंभीर सवाल इसी से रिलेटेड है। 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की भी परिषद हुई थी, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जो राजीव कुमार बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने उस अंतर्राष्ट्रीय परिषद में ये बोला कि बार बार शंका उपस्थित करना, ये जो विपक्ष कर रहा है या जो कर रहा है, ये अविश्वास पैदा कर रहा है निर्वाचन। अभी देखना थोड़ी देर में हमें एंटी नेशनल भी कह देंगे वो। हाँ, तो ये तो लोकशाही में अगर ये बात नहीं उठा सकते क्या? लोकशाही देश में विपक्ष है या सोशल मीडिया को भी उन्होंने बहुत ज्यादा टारगेट किया, ये बहुत गलत भ्रम फैला रहे थे। ये प्रधानमंत्री ने जिस तरह की परंपरा शुरू की है इस देश में कि जो सवाल उठाता है वो देश का दुश्मन है, ये गलत है। सवाल उठाना आप लोगों का तो धर्म है ही, हमारा भी कर्तव्य है। और आप जवाब दीजिए ना, आप क्यों नहीं जवाब देते? मैं खुद डेलीगेशंस में चुनाव आयोग के सामने बैठ के हमने कई बार सवाल उठाए, लेकिन जवाब ही नहीं दिया जाता, जवाब आता ही नहीं है, हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं। अरे हम विपक्ष में हैं साहब, 140 साल पुरानी पार्टी हैं, कुछ तो हमें भी आता होगा। प्रधानमंत्री जी ने तो कायदा ही बदल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक आपको डेटा नहीं मिलेगा, आप जो है वो लो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेटा। NDA का मतलब क्या है? नो डेटा अवेलेबल। जी। और एक सवाल ये है कि वो IIT के जो प्रमुख है गुजरात और कर्नाटक के, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में ये बात आ गई कि ये जो EVM के हैकिंग है या मैनिपुलेट किया गया है, ये IIT के प्रमुख जिनको बिठा के रखा है मोदी जी ने, ये सब उनका किया धरा है। आप इस आरोप की तरफ कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी तो पूरे प्रक्रिया पर सवाल उठा रही कि साहब आपकी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, आप कैसे वोटर्स लिस्ट में अचानक इतने सारे नए वोटर डाल देते हैं, ये कैसे करते हैं? हमें सामने रखिए, हमारे बूथ वाइज सामने रखिए। हम तो आंकड़े मांग रहे हैं, हम गैर जिम्मेदाराना तरीके से कोई बात नहीं करना चाहते, हम जिम्मेदारी लेते हुए सवाल उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि साहब हम XYZ, ये हमने 3 आपके सामने बातें रखी हैं, इसका जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं आ रहा। तो दिल्ली में आज भाजपा ने संकल्प पत्र जाहिर किया है, दूसरा क्या कहेंगे? दूसरा या तीसरा है शायद? तीसरा है। हाँ, तीसरा है। जितने संकल्प पत्र आएंगे उसके आसपास ही उनकी सीटें होंगी। अभी 3 हैं, तो देखते हैं। ये कोई बात है? 27 साल से दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार से दूर रखा। 93 से 98 तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शासन में थी, उसके बाद आज तक दिल्ली में वो शासन में नहीं आई। 15 साल कांग्रेस रही और 10 साल ये आम आदमी वाले रहे। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी पर से बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 27 साल से नहीं कर पा रहे हैं।
दिल्ली में न उनके पास एजेंडा है, न चेहरा है, न उनकी कोई क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता बची है। और खेड़ा सर, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। आपको नहीं लगता कि ये जो फर्जी वोटिंग हुई है शायद उनके जरिए कराई गई हो? मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। केंद्र में भाजपा बैठी है। तो अब ये रोहिंग्या और बांग्लादेश आए कहां से? पिछले 10 साल में आपने सीमाओं से कैसे घुसने दिया? कौन जिम्मेदारी लेगा? अमित शाह लेंगे, राजनाथ सिंह जी लेंगे, मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, पता नहीं वो जिम्मेदारी ले पाएंगे या नहीं, लेकिन कौन लेगा ये तो बताएं। जहां चुनाव होता है, झारखंड के चुनाव में बोले कि साहब बांग्लादेशी घुसाए। झारखंड की तो कोई सीमाएं लगी नहीं है विदेश में किसी देश के साथ, कैसे आ गए? महाराष्ट्र की कोई सीमा नहीं है विदेशों में किसी और देश के साथ, कैसे आ गए? तो जिम्मेदारी कौन लेगा? गृह मंत्री लेगा, रक्षा मंत्री लेगा, कोई तो ले, फिर हम जवाब देंगे उसको। पवन जी, ये दिल्ली के चुनाव से जुड़ा हुआ है कि जैसे आप ये आपका इंडी गठबंधन का इंडिया इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया इंडिया अलायंस का एक कॉन्स्टिट्यूएंट। मोदी जी को बड़ी परेशानी होती है इंडिया बोलने से, आपको थोड़ी होती है, हमें थोड़ी होती है। इंडिया बोल सकते, तो उसमें कल आपने आपको अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी ऐसा एक वर्ड यूज किया। तो देखिए, दिल्ली की सरकार, दिल्ली का चुनाव, इसमें राष्ट्रीय अलायंस का मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया, हमसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने तय किया। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आया कि दिल्ली का चुनाव वो खुद अकेले लड़ना चाहते हैं। उनसे तो किसी ने नहीं पूछा कि साहब इंडिया गठबंधन का क्या हुआ। हमसे सारे सवाल पूछे जाते हैं, कोई बात नहीं, हम जवाब देंगे। हमारी इकाई ने भी ये माना, कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने, कि नहीं साहब हम खुद अकेले लड़ना चाहते हैं। पहले आम आदमी ने बोला अकेले लड़ना चाहते हैं, फिर हमारी इकाई ने भी बोला हम भी अकेले लड़ेंगे, और अकेले लड़ रहे हैं। जब अकेले लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मुद्दे दिल्ली की वोटर्स को प्रभावित करते हैं, जिन मुद्दों से दिल्ली को नुकसान हुआ है, 2000 करोड़ का सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि नुकसान हुआ है नई आबकारी नीति द्वारा, तो वो मुद्दे हम उठाएंगे ही। और वैसे आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपकी जानकारी में ले आऊं कि शराब घोटाले की शिकायत कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के उस वक्त के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने की थी। शिकायतकर्ता हम ही हैं, तो हम वो मुद्दा तो उठाएंगे ही। और जो उस दिन मैंने कहा, जिसको आप अभी बता रहे हैं प्रेस वार्ता में, मैंने अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी कहा, उन्हीं के एक सिटिंग एमएलए का ऑडियो जारी किया मैंने, जिसमें वो कह रहा है कि मनीष को मैंने समझाया था कि आबकारी ये वाली नीति गलत है, इससे नुकसान होगा, लेकिन मनीष ने उनको कहा कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए और पैसे ठेके बेचकर ही आएंगे। वो ऑडियो पूरे देश में आज चल रहा है, पूरी दिल्ली में लोग सुन रहे हैं उसको। सिटिंग एमएलए है, अभी इलेक्शन भी लड़ रहा है वो। अभी तक किसी ने आगे आकर ये नहीं कहा कि ऑडियो झूठा है। सर, मेरा एक सवाल है। नागपुर, जैसे लोकसभा चुनाव में नागपुर में उस टाइम बूथ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई, आपको भी शायद पता होगा। इसके बाद गडकरी के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट दायर की निवडणूक आयोग की तरफ। उसका रिजल्ट आया विधानसभा के 15 दिन पहले। तो आप इस पर क्या टिप्पणी करें? यही हमारे सवाल यही हैं कि चुनाव आयोग समय पर कोई जवाब नहीं देता, टाल मटोल करता है। कई ऐसी पिटीशंस हैं, भूपेश बघेल जी यहाँ पड़ोस में ही छत्तीसगढ़, उनके अपने चुनाव की शिकायतें उन्होंने की हैं, कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने बैटरीज की शिकायत की कि ईवीएम्स की बैटरीज 99% थी। हमने शिकायत की हरियाणा की, कोई जवाब नहीं आया। और वोटर्स लिस्ट तो उससे भी बड़ा फ्रॉड है, उस पर जवाब नहीं आ रहा। तो ये समय रहते अगर आप जवाब नहीं देंगे, समाधान नहीं निकालेंगे, जजमेंट नहीं देंगे, तो लोकतंत्र भारी खतरे में है। दिल्ली के रिजल्ट महाराष्ट्र जैसे आने की उम्मीद आप?
हम क्या तो लगता हम है कि अब ईवीएम पर या प्रक्रिया पर आप इतना शंका उपस्थित देखिए, हम करें? बहुत सजग हैं, हमारे वर्कर हर बूथ पे बहुत सजग हैं। मुझे लगता है हर पार्टी के वर्कर सजग होंगे और कोशिश ये हम पूरी करेंगे कि जागरूकता से वोटर भी जागरूक रहे, वर्कर भी जागरूक रहे, पत्रकार और हम तो जागरूक हैं ही। सर, इससे रिलेटेड और एक मेरा सवाल है आप ही की पार्टी का, क्योंकि आपकी पार्टी में देखा गया कि आपकी पार्टी या कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी, सॉरी सर, आप ही की पार्टी बोली, तो देखा गया कि इलेक्शन के वक्त जो होता है, इलेक्शन पीरियड के वक्त सब कुछ नॉर्मल चलता है, उसके बाद जो होता है कि आप ही के कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, तो ये डिसिप्लिन का मतलब कहाँ गया? और आप जैसे मुखिया जो है हमारा पार्टी के, तो वो क्या इस पे कार्रवाई करेंगे? देखिए, डायरेक्ट हम कोई राजीनामा की बात कर हम कोई शाखा में डंडा चलाने वाली पार्टी नहीं है। हाँ, एक लक्ष्मण रेखा जरूर होती है हमारे, लेकिन अगर किसी के मन में कोई रोष है, गुस्सा है, हम उस गुस्से और रोष को सुनते हैं, उसकी सुनवाई करते हैं। हम चाहते हैं वो बोले, मन में नहीं रखे। तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। हाँ, अनुशासन होना चाहिए, इसमें भी कोई शक की बात नहीं, लेकिन अनुशासन वो जो सुनवाई के बाद आए, वो अनुशासन नहीं जो शाखा में डंडे चलाकर आए। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा? आपने जो भी पिटीशन दाखिल की है, चुनाव आयोग को हमें देखना पड़ेगा। न्यायपालिका पर भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि उस दरवाजे पे जब दस्तक देंगे तो वहाँ सुनवाई होगी। एक थोड़ा सा लोकल सवाल है, इस पे हमने कभी आई होप आई नो दैट, बट हाँ, इसमें मैं एक यहाँ के नेता जो कांग्रेस में पिछली बार इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन के वक्त ज्वाइन किया कांग्रेस को, बीजेपी के काफ़ी पुराने नेता है वो, मतलब संघ से जुड़े हुए भी हैं, तो वो अभी कांग्रेस में है फिलहाल। वो एक इलेक्शन भी लड़े थे चंद्रशेखर बाबू के खिलाफ, तो उनको अभी एक बैंक घोटाले में अरेस्ट किया गया। तो आपको जानकारी है क्या? नहीं, मुझे इसकी जानकारी वो नहीं। जब तक बीजेपी में तब पवित्र थे। वो उन्होंने कांग्रेस वॉशिंग में आने के मशीन से बाद निकल उनका गए तो एक्शन हुआ। कुछ भी हो सकता है, मुझे मालूम वॉशिंग नहीं। मशीन नहीं, का सवाल घोटाला नहीं। बीजेपी में तब का था। नहीं, वो ठीक है, वो बात ये है कि था या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन अब वो वॉशिंग मशीन में नहीं है, ये हमें मालूम। लोकल इशू है वो। धन्यवाद, आपको फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि 2 बार आना पड़ा। सभी से अनुरोध करता हूँ कि